आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेजे मॉड्यूलो को। उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि जेजे मॉड्यूलो एक्चुअल में है क्या। तो वेल तुम्हें पता ही होगा जुजुत्सु काइसेन क्या है। तो वेल ये वही कहानी का कंटिन्यूएशन है पर अलग पैरेलल वर्ल्ड के अंदर में, और ये अनकैनन है। लेकिन इसके अंदर की जो स्टोरी दिखाई है वो काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा कमाल की है, जिस वजह से इसने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। और उसी मांगा की स्टोरी को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, जो कि जुजुत्सु काइसेन से भी 100x कॉम्प्लिकेटेड और इंटेंस है। तो कहानी स्टार्ट होती है कुछ एलियन से, जहाँ पर मेन एलियन बॉस कहता है जापान। मैंने सुना था इस प्लेनेट पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री अमेरिका है। तब उसके सामने के दो जो एलियंस होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका ये अथॉरिटी मेंटेन करता है कि सारे डिप्लोमेटिक मिशंस जापान के अंदर में ही हो। तभी वो जो बैठा हुआ एलियन होता है वो कहता है कि क्या तुमने कुछ पता करा। तभी वो एलियन कहता है कि ऐसा लगता है कि जापान के अंदर जो लोग हैं उनके पास हमारी जैसी ही पावर्स हैं, और इस प्लेनेट पर उन लोगों को जुजुत्सु सॉर्सरर्स कहते हैं। और इसके बाद से अब यहाँ की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें प्लेनेट दिखाया जाता है अर्थ, और जो कैरेक्टर हमें दिखाई जाती है वो होती है यूका, जिसकी एज 6 साल की है। और अब इसका सरनेम देख के तुम्हें पता चली गया होगा कि ये यूटा और माकी की पोती है, यानी कि उसकी ग्रैंड डॉटर है। और वो यूटा के साथ खेल रही होती है, जिसका सिर्फ हमें फोरहेड दिखाया जाता है। तभी उसका ग्रैंडपा, जो कि शायद यूटा है, वो उसे एक रिंग देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इस रिंग को अपने पास संभाल के रखो, और कहता है कि ये रिंग तुम्हारे ऊपर हमेशा नजर रखेगी और तुम्हें देखेगी कि किस तरह से तुम एक फुल फ्लैश सॉर्सरर बनती हो। जिसपे यूका कहती है कि चिंता मत करो, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी और आपके जैसा एक सॉर्सरर बन के दिखाऊंगी। लेकिन उसके बाद 4 साल बीत चुके हैं और यूका अब 10 साल की हो चुकी है और यूटा अब मर चुका है। तभी वो यूटा के कॉफिन पर जाकर कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी ग्रैंडपा। तभी यूका की मदर वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि वो रिंग मुझे दे दो। जिसपे यूका कहती है लेकिन क्यों। जिसपे उसकी मदर कहती है क्योंकि तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा डिजर्व करता है उस रिंग को, और वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिंग कायदे से उसको ही मिलनी चाहिए। जिस पे यूका कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ग्रैंडपा ने ये रिंग मुझे दी थी तो ये मेरे पास ही रहेगी। जिस पे उसकी मदर कहती है कि ये रिंग कर्स्ड ऑब्जेक्ट के तौर पे रजिस्टर्ड है और अब कायदे से ये रिंग गोजो क्लैन को पास ऑन की जाएगी और उनके वेयर हाउस में रखी जाएगी, तो तुम्हारा इस पे कोई भी हक नहीं है। अब सिर्फ सुरुगी ही इस रिंग के लिए सूटेड है। फिर हमें सुरुगी को दिखाया जाता है, जो कि यूका का सिबलिंग है और 11 साल का है। जिस पे सुरुगी कहता है कि मुझे इस तरह से मत देखो, मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। जिस पे यूका कहती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे वो वापस कर दो, और सुरुगी पे पंच मारने जाती है बट पिट के वापस आ जाती है। और फिर कहती है कि लगता है सुरुगी ही उस रिंग के लिए सूटेड है, और अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगी कि वो रिंग वो मुझे खुद ही दे दे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बच्चे को टीवी पर गेम खेलते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक बड़े अडल्ट के साथ गेम खेल रहा होता है। जिसपे वो बड़ा आदमी कहता है कि आजकल सारे बच्चे ये पुराने तरीके के गेम खेलते हैं क्या। जिसपे वो लड़का कहता है कि हाँ वैसे लड़कियां तो सारे नहीं खेलती, पर लड़के तो ज्यादातर खेलते हैं। जिसपे वो बड़ा आदमी कहता है कि यार तुम तो इस गेम में काफी अच्छे हो। जिसपे वो लड़का कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं अपने घर पर भी सिर्फ 1 ही घंटा गेम खेल पाता हूँ, बल्कि मेरे दोस्त पूरे दिन गेम खेलते हैं। उनके पेरेंट्स भी उन पर गुस्सा नहीं करते, लेकिन वहीं पर ही मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा मीन है, मुझे सिर्फ आधा घंटा दिन का खेलने का टाइम देते हैं। और वो बड़ा बंदा इन बातों को सुन रहा होता है लेकिन ध्यान ज्यादा नहीं देता और कहता है अरे शिट यार मैं इस गेम में हार गया। जिसपे वो बड़ा बंदा कहता है कि क्या तुम श्योर हो तुम्हारी एज के बच्चों को इस तरह के गेम खेलने चाहिए। जिसपे वो लड़का कहता है कि क्यों, ऐसी क्या बात है इसमें। जिसपे वो बड़ा बंदा कहता है कि देख नहीं रहे हो इस गेम में किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। जिसपे वो बच्चा कहता है ये तो नॉर्मल है, इसे खेलने में क्या दिक्कत है। तभी वो अडल्ट आदमी भी कहता है कि अगर नॉर्मल है तो ठीक है, फिर अगर ये सब नॉर्मल है तो अगर ये सब तुम्हारे साथ हुआ तो तुम्हें कोई कंप्लेन तो नहीं होगी। फिर बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या तुम्हें पता है इंडिया में आधे से ज्यादा एनीमे कभी अवेलेबल ही नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ शोज नेटफ्लिक्स यूएस पर होते हैं पर इंडिया में दिखते ही नहीं है, और अगर मिलते भी है तो इतनी ज्यादा खराब क्वालिटी में कि देखने में मजा ही नहीं आता और पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। पर रिसेंटली मुझे एक ऐप मिला है जिसका नाम है बिंज बियॉन्ड, और बेसिकली तुम्हारे स्ट्रीमिंग एप्स को ग्लोबल लेवल पर अनलॉक कर देता है। मतलब जो भी शोज या फिर एनीमे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तुम उनको भी इजिली एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ एक टैब के अंदर ही ग्लोबल लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाता है। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता है तुम्हें क्या देखना है तो इसके अंदर डिस्कवर बियॉन्ड का भी एक फीचर मिलता है, जहां तुम डिफरेंट कंट्रीज के कंटेंट को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। और हाँ स्ट्रीमिंग भी बिल्कुल स्मूथ चलती है, वो भी 4K अल्ट्रा HD में। अगर तुम सिनेमा को सीरियसली एंजॉय करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को जरूर से ट्राई देना, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूका और सुरुगी अब 16-17 साल के हो चुके हैं और उन्हें अब एक मिशन मिल चुका है। बेसिकली जापान के अंदर जापानीज सिटीजन्स किडनैप हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि जापानीज लोगों के अंदर कर्ज एनर्जी काफी अच्छे मात्रा में पाई जाती है। और यही केस एक्सप्लेन किया जा रहा होता है यूका और सुरुगी को कि किस तरह से यहाँ क्योटो के अंदर भी काफी सारे अक्रेंसेस हो रहे हैं जहाँ पर बच्चे किडनैप हो रहे हैं। और क्योंकि अब ये चीज पुलिस तो ट्रैक नहीं कर सकती तो ये सारी चीज अब सॉर्सरर्स को ही करनी पड़ेगी और उनको इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और तभी वो ऑफिसर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों अब इस सीन को इन्वेस्टिगेट करो और रिपोर्ट करो। अगर कोई भी लीड मिलती है तो जरूर उसको हाई रेप्स को बता देना, भले ही फिर वो कोई छोटी से छोटी ही डिटेल क्यों ना हो, हमें सारी
अपडेट मिलती रहनी चाहिए। जिसपे यूका कहती है कि जरूर, पर तुम्हारा 3 लोगों से क्या मतलब है, हम तो यहाँ पर 2 हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसके मुंह पर बिल्कुल सुकुना की तरह टैटूज वगैरह बने होते हैं। तभी वो बंदा अपना नाम बताता है जो कि काफी बड़ा होता है और उनसे कहता है कि तुम मुझे मारू भी बुला सकते हो। तभी यूका कहती है कि एक जुजुत्सु सॉर्सरर, वो भी दूसरी कंट्री से, ये तो काफी अनयूजुअल है। तभी मारू कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी यूका कहती है कि कर्ज एनर्जी एक तरह की इमोशनल एनर्जी है जो सिर्फ जापानीज पीपल के अंदर ही यूनिकली पाई जाती है। तो जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं वो जनरली जापान के अंदर ही पैदा होते हैं। पर शायद मेरी थियरी गलत है, हो सकता है इस चीज के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हों, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी मारू कहता है ओह अब मैं समझा, तभी जापानीज पीपल इतने ज्यादा अबडक्ट यानी कि किडनैप हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में कर्ज एनर्जी पाई जाती है। तभी वो ऑफिसर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जापानीज पीपल की काफी हाई प्राइस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ल्ड के अंदर में। जिसपे सुरुगी कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, तुम क्या ये कहना चाहते हो कि इस बंदे को इतना भी नहीं पता? और मारू इस चीज को देख करके काफी सरप्राइज हो रहा होता है। तभी सुरुगी कहता है और मैं वैसे भी इस बंदे के साथ मिशन पे नहीं जाना चाहता, ये मुझे काफी एंशियस कर रहा है। तभी यूका कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है और वैसे भी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी हाई कर्स यूजर के अगेंस्ट जाने वाले हैं। तभी सुरुगी और यूका का वहाँ पर बेंटर स्टार्ट हो जाता है, दोनों आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि इसको मैं यहाँ पर पीछे छोड़ जाऊंगा, मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा। और मारू उनके बीच में आके पूछ रहा होता है कि ये कर्स यूजर कौन होते हैं, ये कर्स यूजर क्या होता है। तभी यूका और सुरुगी एक साथ चिल्ला के उस पे बोलते हैं कि कर्स यूजर्स बैड जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं और अगर तुम अब चुप नहीं रहे तो हम तुम्हें यहीं पीछे छोड़ जाएंगे। जिसपे मारू भी कहता है यार ये दोनों बंदे तो काफी खतरनाक लगते हैं। तभी वो ऑफिसर कहता है कि मारू एक ऑफिशियल विजिट पर आया है जो कि रिप्रेजेंट करने वाला है स्टेट पार्टी को और वो जापानीज जुजुत्सु सॉर्सरर्स को देखेगा और उनका काम समझेगा। जिसपे यूका कहती है कि अच्छा वो जो आपने पहले बताया था कि रूटीन इंस्पेक्शन होने वाले हैं जब से हमने सिक्योरिटी ट्रीटी साइन की है वही ना। जिसपे मारू कहता है कि मैं देखूंगा तुम दोनों आखिर बने किस चीज से हो और मनी मन सोचता है कि मैं चेक करूंगा इन अर्थलिंग्स को जो हमारी पावर शेयर करते हैं और देखूंगा कि क्या ये हमारे सिमुरियंस के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। और इसके बाद जब इनका मिशन स्टार्ट हो जाता है तो मारू कहता है कि मेरे भरोसे मत बैठना, मुझे हायर अप से क्लियरली ऑर्डर मिले हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तभी यूका कहती है कि ठीक है फिर इसे पीछे छोड़ देते हैं और दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं मिशन को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। जिसे देख के मारू भी शौक पड़ जाता है कि भाई बंदे आखिर कर क्या रहे हैं और मारू को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जिसके बाद यूका वहां पर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई बैड गाइज वगैरह नहीं है। तभी यूका उसे कुछ खिलाने ले जाती है और वो जैसे ही उसे मुंह में डालता है तो वो कहता है कि भाई ये तो बहुत गर्म है। जिसपे यूका कहती है ऐसे ताकोयाकी तो तुम्हें पूरे कांसाई के अंदर कहीं भी मिल सकते हैं। जिसपे मारू कहता है कि सच में ऐसी बात है। जिसपे यूका कहती है कि हाँ स्पेशली यूका के अंदर तो ये तो बहुत ही कॉमन है। जिसपे मारू कहता है कि वैसे एक बात बताओ, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि तुम दोनों जरूर सिबलिंग्स हो, मतलब तुम और सुरुगी। जिसपे यूका कहती है कि क्या सच में? जिसपे मारू कहता है कि हाँ तुम दोनों आपस में काफी सिमिलर फील होते हो। जिसपे यूका कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिसपे मारू कहता है कि क्या तुम दोनों की आपस में बनती नहीं है। जिसपे यूका कहती है कि वेल उसने एक ऐसी चीज मेरे से छीन ली है जो कि मेरे दिल के काफी करीब थी। जिसपे मारू कहता है कि क्या उसने वो चुरा ली। जिसपे यूका कहती है कि नहीं ऐसी तो बात नहीं है, पर वो एक रिंग थी जो मुझे मेरे ग्रैंडपा ने दी थी, वही रिंग जो वो अपने नेक के अराउंड पहन के रखता है, वो मेरी रिंग है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो बिलोंग करती है कोजो क्लैन को और वही सॉर्सरर उसको रख सकता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग और अपने काम में बेस्ट हो। और वो मेरी हुआ करती थी पर मेरी मॉम ने उसे मेरे भाई को दे दिया। जिसपे मारू कहता है कि क्या सुरुगी सच में एक बहुत ही कमाल का जुजुत्सु सॉर्सरर है। जिसपे यूका कहती है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, इनफैक्ट उसामी तक ने ये कहा है कि हम दोनों बेसिकली सेम ही हैं। और उसामी वही बंदा जो स्टार्टिंग में तुमने देखा था ना, हाँ वही बंदा उसामी था, बस हम दोनों में पता है डिफरेंस क्या है, हमारी एज का। और वैसे भी यार वो थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है। जिसपे मारू कहता है कि हार्ड वर्किंग होना तो अच्छी बात है ना। जिसपे यूका कहती है कि नहीं वो पॉइंट नहीं है, कोई भी बता सकता है कि तुम एक हार्ड वर्कर हो और वो वर्कआउट बिल्कुल पागलों की तरह करता है। जिसपे मारू काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहता है ठीक है फिर उसे छोड़ते हैं, हम दोनों मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करते हैं और इससे तुम बाकी लोगों को भी दिखा सकती हो कि तुम अपने काम में कितनी ज्यादा अच्छी और स्ट्रांग हो। और वैसे भी मैं तो एक इंस्पेक्टर हूँ, तो अगर हम मिलके कंप्लीट करेंगे तो सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। जिसपे यूका कहती है कि हमारे लाइन ऑफ वर्क में अकेले काम करना फॉरबिडन माना जाता है। जिसपे मारू कहता है ओह ऐसी बात है क्या। जिसपे यूका कहती है पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम इसको नहीं कर सकते। जिसपे मारू काफी इंप्रेस हो जाता है कि अब करिए ना अच्छी बात। जिसके बाद ये दोनों डायरेक्शन ढूंढते रहते हैं, इधर उधर सब जगह पर ढूंढते हैं और यूका इस चीज को लिख भी रही होती है कि वो कहाँ कहाँ पर गए हैं। जिसपे मारू इस चीज को नोटिस करता है और कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, और उस पेपर को उसके हाथ से ले लेता है और यूका से कहता है कि क्या तुम गैस कर रही थी मैं कौन सी डायरेक्शन लेने वाला हूँ और तुमने सारी डायरेक्शन सही गैस कैसे करी। जिसपे यूका कहती है वो रोड
फिजिकल गेज मैनिपुलेशन से बंधी हुई है और उस पर एक कर्ज कास्ट किया हुआ है। एक ऐसा सॉर्सरर जो कि बच्चों को और यहाँ पर इधर उधर घूमने वाले लोगों को उसी पाथ पर चलवाता है जिस पर उसको चलवाना है। तभी यूका कहती है कि जरूर यही चीज है जो बैरियर टेक्निक को एक्टिवेट करती है। एक ऐसा बैरियर जो कि उन लोगों को कैप्चर करता है जो कि एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हैं। जिस पे मारू कहता है तो बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों को किडनैप करने के लिए, हम इसको अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते और अब सब लोग देखेंगे कि तुम कितनी ज्यादा ग्रेट हो। जिसके बाद यूका कहती है कि ना ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, कोई भी पता लगा लेता है तो बहुत छोटी सी चीज है। तभी सुरुगी भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है हे। तभी मारू कहता है ओ सुरुगी तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम्हें भी पता चल गया क्या? जिस पे सुरुगी कहता है वो सब तो ठीक है भाई, तू कहाँ गायब हो गया था? तभी मारू कहता है कि क्या इसको याद नहीं कि इसने मुझे छोड़ा था? तभी सुरुगी कहता है कि क्या तुमने इस बैरियर को सेंस किया? जिस पे मारू कहता है कि एक मिनट तुमने ये सेंस कर लिया? जिस पे सुरुगी कहता है ऑब्वियसली, पर एक मिनट रुको मैं अपना टूल निकाल लेता हूँ। तभी मारू कहता है कि सॉरी यूका। तभी यूका कहती है कि तुम इस चीज को अपने दिल पर इतना क्यों ले रहे हो? तभी मारू कहता है कि एक्चुअली मेरा भी एक छोटा भाई है जो कि मेरा ट्विन यंगर है। तभी यूका कहता है कि हमारी कभी आपस में इतनी ज्यादा बनी नहीं और मैंने काफी ट्राई किया आपस में बनाने का, कभी चीजें वर्कआउट करी ही नहीं। तभी यूका कहती है पर आखिर तुम किस बात पे लड़ रहे हो? तभी मारू कहता है कि ऐसा तो कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, पर मेरा भाई ऐसा कहता है कि मैं काफी ज्यादा चिपकू हूँ जो कि उसको काफी ज्यादा परेशान करता है। जिस पे यूका मनी मन सोच रही होती है कि वैसे हाँ यार ये तो सही बात है। जिस पे मारू कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा दर्द देती है मुझे कि हम एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाते और ये थॉट मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये चीज मुझे और भी ज्यादा हर्ट करती है और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों भी वो पेन फील करो जो मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी आपस में जो तुम्हारी रिंग वाली चीज चल रही है ना इसको सॉल्व कर लो। जिस पे यूका कहती है कि वैसे तुम्हें चुप हो जाना चाहिए और मुझे वैसे भी अपने भाई की जरा सी भी परवाह नहीं है जब तक कि मुझे वो रिंग नहीं मिल जाती। तभी वो लोग उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी रीडिंग बिल्कुल करेक्ट है तो ये वही स्टेयर्स हैं जो हमें उस पाथ पर लेकर के जाएगी। और सुरुगी कहता है कि अब मैं अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ, तो फटाफट से इस गेट को क्लोज करने पर ध्यान देते हैं। और वैसे भी अगर हम इसके सारे पाथ को ब्लॉक ना करें तब भी ये काफी होगा उस बैरियर की कंडीशन को फुलफिल होने से। और ये लोग सारा टेप वेब लगाने का काम वहाँ पर कर लेते हैं। तभी एक बच्चा वहाँ पर आता है जो कि भाग के और तेजी से उस रास्ते को टाप के वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उस बच्चे को एक हाथ आता है और उसे ले जाता है, जिसे सुरुगी, यूका और मारू देखते रह जाते हैं। तभी सुरुगी कहता है हम यहाँ पर एक टॉप टियर कर्स्ड यूजर के अगेंस्ट हैं, लेकिन हमने भी वही सेम पाथ फॉलो किया जो उस बच्चे ने किया, तो ये चीज पहले क्यों नहीं निकल के आई? मारू, यूका, मैं उस बच्चे के पीछे जा रहा हूँ, तुम जाओ उसामी को जाके रिपोर्ट करो। यूका कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुरुगी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी सुरुगी कहता है कि मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी यूका कहती है चुप रहो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तभी एक हाथ आता है और सुरुगी को उठा के ले जाता है, लेकिन उसकी कटाना वहीं पर ही रह जाती है, जिसे देख के मारू काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि वो सुरुगी को तो ले गया लेकिन उसके वेपन को यहाँ पर क्यों छोड़ गया। जिसके बाद यूका सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसकी कटाना यहाँ पर छोड़ गई, क्योंकि ये एक कर्स्ड टूल है। लगता है बैरियर उन सभी चीजों को रिपेल कर रहा है जो कि कर्स्ड एनर्जी से बने हुए हैं, शायद ये इस वजह से ताकि कोई भी सॉर्सरर उसका पता न लगा पाए। जिस पे मारू कहता है तो सुरुगी भी तो एक सॉर्सरर ही है ना। जिस पे यूका कहती है कि मेरा भाई एक स्पेशल केस है, वो एक ऐसा सॉर्सरर है जिसके अंदर कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं, इसलिए वो एक कर्स्ड टूल का यूज करता है, बेसिकली बिल्कुल माकी की तरह। तभी मारू कहता है तो ये तो और भी ज्यादा खतरे वाली बात है, क्योंकि वही उस बच्चे को सेव करने के लिए गया है और उसके पास अगर अपना वेपन ही नहीं है तो वो किस तरह से बच्चे को सेव कर पाएगा। जिस पे यूका कहती है ठीक है फिर वैसा ही करते हैं ना जैसे सुरुगी ने कहा था, जाके उसामी को रिपोर्ट करते हैं और हमारा काम खत्म हो जाएगा दिन के लिए। जिस पे मारू कहता है कि क्या मतलब तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी? जिस पे यूका कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है, अगर वो वर्क कर गया तो हमें पता चल जाएगा कि वो आखिर है कहाँ पर, और वैसे भी मुझे जरा सी भी परवाह नहीं है और मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं बची है उसको बचाने की। तभी मारू कहता है कि अगर हम उसामी को बुलाएं तो क्या वो यहाँ पर आ जाएगा? तभी यूका कहती है कि इस टाइम पे वो टोक्यो में होगा, बाकी अगर कोई ऐसा सॉर्सरर है जो कि इस टाइम पर फ्री होगा तो शायद वो आ सकता है। तभी मारू कहता है कि ये ठीक नहीं है, हमें खुद ही जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? तभी यूका कहती है चुप रहो, मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना ऐसा नहीं हो सकता। तभी मारू कहता है कि अगर सुरुगी मर गया तो तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो अपनी लाइफ के अंदर में, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, और हो सकता है फ्यूचर के अंदर में सुरुगी अपना हार्ट चेंज कर ले, पर अगर वो आज मर जाता है तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, वो तुम्हारा सिबलिंग है, उस पे भरोसा रखो। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों कितना लड़ते हो या फिर तुम दोनों आपस में कितनी इंसल्ट करते हो, अपने भाई को कभी भी ऐसे कर्स मत करो। जिसपे यूका कहती है कि तुम जानते ही क्या हो, आखिर तुम्हें पता क्या है, और वैसे भी तुम तो यहाँ के हो ही नहीं, तुम तो सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए आए हो और अब तुम अपने आइडियल्स मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो। जिसमें मारू कहता है मैंने तुम्हारे भाई पर अभी तक गिव अप नहीं किया है, तो खबरदार तुमने अगर गिव अप करा तो। जिसपे यूका कन्विंस हो चुकी होती है और कहती है कि मैं उस पागल के मुंह पे जाकर के एक पंच तो अब जरूर मारूंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुरुगी एक्चुअल में पहुंचा कहां पर है, जहां पर हमें पता चलता है कि वो उसी बंदे के साथ पहुंच गया है जहां पर स्टार्टिंग में वो बंदा बच्चों के साथ गेम्स खेल रहा था, और वो सुरुगी से कहता है कि लगता है तुम्हें पता है यहाँ पर क्योटो में रोड्स किस तरह से बनाई गई है, उनका पैटर्न क्या है, और ये चीज तुम्हें मेरे बैरियर टेक्निक के कंपैटिबल बनाती है। जिसके बाद ये दोनों आपस में थोड़ी सी बात करते
जाते हैं और ये बंदा सुरुगी को बताता है कि अब मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग छोड़ने वाला हूँ। और लगता है तुम एक जुजुत्सु सॉर्सरर हो तो तुम्हें अब तक ये चीज तो पता चली गई होगी। कौन सी चीज? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिसपे वो बंदा कहता है कि एलियंस आ चुके हैं। जिसपे सुरुगी एकदम शॉक हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये बंदा एक्चुअल में बात क्या कर रहा है। और कहता है कि अच्छा तुम वो पार्टी हो जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं कि हाँ एलियंस आने वाले हैं, दुनिया तबाह होने वाली है। जिसपे वो बंदा कहता है हाँ अनफॉर्चुनेटली मैं सच कह रहा हूँ। मानो ना मानो ये चीज इंस्पेक्टर जनरल्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो इन्वेजन होने वाला है ये स्पेशल ग्रेड इन्वेजन होगा, बिल्कुल उसी इन्वेजन की तरह जो कि 68 साल पहले रियोमन सुकुना ने करा था। जिसपे सुरुगी कहता है रियोमन सुकुना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसने क्रिएट किया था ग्राउंड जीरो को। जिसपे वो अडल्ट बंदा कहता है कि सुन के अच्छा लगा तुम्हें हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता है। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, क्योटो पैरानॉर्मल सिक्योरिटी ट्रीटी जब से बनी है तब से सारी डिप्लोमेसी एलियंस के साथ जापान के ऊपर ही डाल दी गई है। मुझे पूरा यकीन है एलियंस हमारे प्लेनेट पर आएंगे और जंग होके रहेगी और वो डिप्लोमेटिक मिशंस और ये सारी वॉर जापान का असली कलर हमारे सामने लेकर के आएगी। जिसके बाद वो बंदा आज के प्रेजेंट सॉर्सरर्स को पास्ट के सॉर्सरर से कंपेयर करते हुए बोलता है कि पहले एक कलिंग गेम हुआ था लगभग 68 साल पहले जिसकी वजह से कंट्रीज ने मिलकर रूल्स साइन किए थे ताकि सिचुएशंस कंट्रोल में आ सके। मतलब पहले भी ऐसे डेंजरस इवेंट्स हो चुके हैं जो वर्ल्ड्स को इम्पैक्ट कर रहे थे। जिसके बाद वो बोलता है कि आज के टाइम पे गोजो और यूजी के जैसे पावरफुल सॉर्सरर्स बहुत रेयर है, मतलब ओवरऑल सॉर्सरर्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके बाद एक मेन पॉइंट वो बोलता है कि अगर दुनिया को पता चल गया कि सॉर्सरर एक्चुअली में इतने पावरफुल नहीं रहे हैं तो जापान की वैल्यू और भी ज्यादा गिर जाएगी, क्योंकि जापान की इंपॉर्टेंस काफी हद तक उसकी कर्स्ड एनर्जी या फिर सॉर्सरर सिस्टम पे डिपेंड करती है और जो एनर्जी बिजनेस चल रहा है वो भी कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि दुनिया फिर जापान को सीरियसली नहीं लेगी। और इसलिए ये मेरा लास्ट प्लान था एक प्रॉफिट बनाने का। जिसके बाद सुरुगी कहता है कि अच्छा तो तुम प्लान कर रहे थे मुझे और उस बच्चे को एक सेट के तौर पे बेचने का। जिसपे वो अडल्ट कहता है नहीं, मैंने तो उस बच्चे को ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया है और वैसे भी तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी काफी ज्यादा वीक है, पर तुम एक सॉर्सरर हो तो तुम्हें तो मैं ऑक्शन में ले जाऊंगा, तुम्हारी मुझे अच्छी कीमत मिलेगी। और वैसे भी इन बच्चों से मेरा मन भर चुका है और उनकी बातें करने का स्टाइल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिसपे सुरुगी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो कहता है तुम भी इतने ही पैथेटिक हो जो एक असली जॉब तक नहीं कर पाया, सिर्फ बच्चों की स्मगलिंग करता रहता है, कम से कम बच्चे क्यूट तो होते हैं। जिसके बाद वो अडल्ट उठता है और सुरुगी के एक जोरदार किक दे के मारता है, वो भी उसके फेस पे, और सुरुगी से कहता है अब चिल्ला, तुझे जितना चिल्लाना है तू चिल्ला, तुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। अब तुम्हें पता है टिपिकल मांगा के अंदर अगर ये लाइन बोली गई है तो क्या होने वाला है। वेल यूका की यहाँ पर एंट्री हो जाती है जो कि गेट खोल के सीधा उस बंदे के मुंह पर मारती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूका और मारू यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मारू ने यूका की हेल्प की थी यहाँ तक पहुंचने के लिए। बेसिकली मारू यूका को कहता है कि तुम और सुरुगी बायोलॉजिकल सिबलिंग्स हो, है ना, तुम अपनी कर्ज एनर्जी का यूज करके पता लगा सकता हूँ इस टाइम पर सुरुगी कहाँ पर होगा। और जैसा कि तुमने मुझे बताया तुम्हारी और सुरुगी की पावर लेवल बिल्कुल सेम लेवल पे है, तो मेरी जो कर्ज एनर्जी है वो तुम्हारा इक्वल मैच ढूंढ ही लेगी, जिसका मतलब हम सुरुगी को ढूंढ लेंगे। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और यूका सुरुगी से कहती है आओ लड़ते हैं। जिसके बाद सुरुगी भी कहता है भाई क्या बात कर रही है, और मारू की तो भाई फट ही जाती है। जिसके बाद ये दोनों वहीं पर ही लड़ना स्टार्ट कर जाते हैं और एट दी एंड यूका हार जाती है जो कि रोने लगती है और दोबारा से खड़े होकर कहती है अब इस बंदे को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। जिसके बाद यूका अपना अटैक बनाती है जिसका नाम होता है सैवेज जॉ स्ट्राइक और अपना क्लॉ बना के उस बंदे पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद वो बंदा भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि यूका जिस कर्ज एनर्जी को यूज कर रही होती है उसका नाम होता है मार्शल आर्ट्स काइनोस्केन स्ट्राइक। जिसके बाद वो बंदा भी ये चीज देख करके काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, यूका शोनेन स्ट्राइक को यूज कर रही है ऊपर जो कि कर्ज एनर्जी से इम्ब्यूज्ड है। जिसके बाद यूका के इस अटैक को वो समझ जाता है और यूका के पीछे आके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद यूका भी इस चीज को काफी अच्छी तरीके से नोटिस कर लेती है कि ये बंदा भी काफी ज्यादा ट्रेंड है, एकदम से मेरे पीछे आ गया। प्लस वही सेम बैरियर टेक्निक जो कि ये बच्चों को किडनैप करने के लिए यूज करता है वही इसने इस पूरे रूम में फैला रखी है। जिसके बाद सुरुगी कहता है ये सारी चीजें मेरा दिमाग खराब कर रही हैं, मारू मुझे मेरी कटाना दो। जिसके बाद वो बंदा कहता है ये साउंड क्या थी। तभी सुरुगी अपनी कटाना खोलता है और वो बंदा इस चीज को पहचान जाता है कि ये कर्ज टूल है जिसका नाम है होनोयागी। जिसके बाद सुरुगी न्यू शैडो स्टाइल यूज करता है जिसका नाम है बाटो स्वॉर्ड ड्राइंग और वही इस बंदे पे अप्लाई भी करता है। जिसके बाद वो बंदा इस चीज को भी देख करके कहता है कि ये कटाना तो पूरी तरह से फायर में इम्ब्यूज्ड है और ये कटाना मेरे बैरियर को पूरी तरह से जला के रख देगी। और बंदा ये सब सोच रहा होता है तभी यूका भी अपना अटैक करती है इस पे जो कि इसको इस बार लग भी जाता है और फाइनली ये बंदा वहीं पर ही गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से आग लग चुकी होती है जिसकी वजह से मारू भी कहता है कि भाई ये तो बहुत गर्म है और उसके बाल जलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन फाइनली वो पता कर लेते हैं कि वो बच्चे अब सेफ हैं। लेकिन सुरुगी कहता है कि अभी उन्हें टच मत करना,
हमें किसी अडल्ट को यहाँ पर बुलाना होगा, यूका। और उसके बाद यूका से कहता है, यूका तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, पर ये मत मानना कि मैं ट्रेनिंग करना छोड़ दूंगा, मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा, पर अगर तुम्हें ये रिंग लेनी है तो तुम्हें स्ट्रांग होना ही होगा। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यहाँ पे सुरुगी 7 साल का होता है और उसका लगाव अपनी ग्रैनी यानी माकी से काफी ज्यादा था, तो वो हमेशा माकी के साथ ही रहा करता था। लेकिन जब यूटा ने यूका को वो रिंग दी थी, जिसकी वजह से सुरुगी काफी ज्यादा जेलस फील किया करता था यूका से, और वो भी सोचा करता था कि यार मुझे भी एक ऐसी रिंग चाहिए। तभी उसकी मदर उससे कहती है कि वो रिंग एक प्रोटेक्टिव चार्म है जो कि तुम्हें डेंजर से बचाती है और तुम्हें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है सुरुगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन यूटा के मरने के बाद वो रिंग सुरुगी को ही मिलती है, जिसके बाद सुरुगी पूछता भी है ये रिंग मुझे क्यों मिल रही है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जिसके बाद उसकी मदर उससे कहती है ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये गोजो क्लैन का डिसीजन है। और इसी चीज की वजह से सुरुगी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ग्रैनी ही वो थी जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा ट्रेन किया और उन्हें कभी किसी चार्म की जरूरत नहीं पड़ी स्ट्रांग होने के लिए, तो मुझे भी ये रिंग नहीं चाहिए। मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मुझे इसकी कभी जरूरत ही ना पड़े। और वो ये बोलने पे मजबूर हो जाएं कि तुम माकी के ग्रैंडसन हो, तुम तो ये डिजर्व करते हो। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और हमें दिखाया जाता है सुरुगी ये सब चीज सोच रहा होता है, जिसे देख करके यूका भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा इस चीज से मतलब क्या था। जिसके बाद वो अडल्ट बंदा दोबारा से होश में आता है और कहता है कि तुम सब एक इडियट हो, और उस जगह पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देख करके यूका और सुरुगी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि एक्चुअल में अब यहाँ पर क्या होने वाला है, कहीं ये वही बैरियर टेक्निक तो नहीं जो इसने पूरे रूम में फैला रखी थी। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैंने ऑलरेडी एक वायर सिक्योर कर रखा है। लेकिन इसके बाद ही मारू अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करता है और वो बंदा वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ऐसा लगता है मारू उस बंदे को आगे कुछ बोलने ही नहीं देना चाह रहा था, जिसे देख करके यूका और सुरुगी भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि मारू ये क्या था। और सुरुगी को वही बात याद आती है जो उस बंदे ने उसे बताई थी कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं। जिसके बाद मारू से वो पूछता है कि मारू क्या तुम एक एलियन हो। जिसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हमें नेक्स्ट चैप्टर दिखाया जाता है। तो सीन चेंज होकर के हमें दिखाया जाता है क्योटो म्यूजियम, जहाँ पर हमें उसामी को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। और वो असिस्टेंट उसामी से कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो इस चीज के लिए। और ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जो एलियंस आए हैं उनको कैसे हैंडल करना है। और इसी पर उसामी का असिस्टेंट भी बोलता है कि अगर हमने प्रॉपर सेफ्टी चेक्स नहीं लिए तो उनको अलाउ करना काफी डेंजरस साबित हो सकता है। और उसको काफी ज्यादा डर भी है कि कहीं ये एलियंस हमारी पृथ्वी पर कोई डिजीज या अननोन थ्रेट बन करके ना आ रहे हो। जिसके बाद वो दूसरा पॉइंट भी रखता है, वो बोलता है कि हमें इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना उनका रिलीजन, ना लैंग्वेज, ना कल्चर, और उनकी एंटिटी हमारे लिए टोटली अननोन है। अगर हम उन्हें प्रॉब्लम या आउटब्रेक की तरह ट्रीट करने लगे तो हो सकता है वो लोग भी इस चीज पर रिएक्ट करें और सिचुएशन और भी ज्यादा एस्केलेट हो जाए और फिर शायद बात वॉर तक पहुंच सकती है। जिसके बाद ये दोनों बेसिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब जो होने वाला है वो उनकी प्लानिंग से ज्यादा लक पे डिपेंड करेगा। मतलब अब उन्होंने जितनी भी प्रिपरेशन या फिर रिसर्च की है उनके बारे में वो इतनी ज्यादा कम है कि कोई भी परफेक्ट प्लान बनाना इस टाइम पर फिजिबल ही नहीं है। जिसके बाद उसका असिस्टेंट बोलता है कि कहीं वो लोग इस चीज से ऑफेंड तो नहीं हो जाएंगे कि सिर्फ हम 2 लोगों को ही उन्हें ग्रीट करने के लिए भेजा गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एलियंस वहाँ पर आ चुके हैं और वो इन दोनों को ग्रीट करते हैं और वो कहते हैं कि हमें तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम जाबा लोमा है, मैं यहाँ पर सिमोरियंस की तरफ से भेजा गया हूँ और मेरे पीछे जो है उसका नाम है क्रॉस, डिस्पैच ऑफिसर, और हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तुम्हें, तुम्हारा हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा वार्म वेलकम है। जिसके बाद उसामी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लोग जापानीज बोल सकते हैं और उस एलियन को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम उसामी है, एक्टिंग मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स के लिए। जिसके बाद वो असिस्टेंट भी कहता है कि मेरा नाम मीनो है, मैं इनका सबऑर्डिनेट हूँ, और मन ही मन सोच रहा होता है कि किसी ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि ये जापानीज बोल सकते हैं, क्या ये इंग्लिश भी बोल सकते हैं जब ये अमेरिका में जाते हैं तो, और अगर ऐसा है तो अमेरिकन ने हमें ये सब क्यों नहीं बताया और वो हमेशा हमारे पीछे लगे रहते हैं कि हम उनको कोई एलियन टेक्नोलॉजी दें। जिसके बाद उसामी सोचता है कि जरूर ये पर्पसली किया गया है। जब से क्योटो के अंदर वो पैरानॉर्मल रेजोल्यूशन हुआ है, जापान हमेशा से अनकोऑपरेटिव रहा है इन इश्यूज पर और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी पर जरा सा भी भरोसा और उनकी मदद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अब जब इन लोगों ने लैंग्वेज बैरियर भी कवर कर लिया है तो इन लोगों का हमारे ऊपर अपर हैंड आ चुका है इंटेल गैदर करने में। जिसके बाद क्रॉस बोलता है कि हमारे पास एक फेवर है तुम लोगों से मांगने के लिए, क्या हम यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट कर सकते हैं। जिसके बाद उसामी कहता है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, और ऐसा क्या रीजन है जो तुम हमसे पहले पूछ रहे हो। जिसके बाद जाबा लोमा कहता है क्योंकि वो बंदा अनान होने का मतलब नहीं समझता है, हम उसे कंफर्टेबली यहाँ पर नहीं बुला सकते हैं जब तक कि तुम ये बात ना समझ लो कि उसे इन चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद उसामा और मीनो काफी ज्यादा सरप्राइज और शॉक में चले जाते हैं जब उस बंदे की प्रेजेंस उन्हें फील होती है। तो जिसके बाद हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीनो कहता है कि उसामी क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, ये काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। और अब मैं समझा वो लोग इस चीज को रियोमन सुगुना से क्यों कंपेयर कर रहे थे। तभी उसामी भी कहता है कि ये लोग इस कंट्री के ऊपर आसानी से कब्जा कर सकते हैं और मुझे लगता है वो ऐसा करेंगे भी, और उन लोगों ने हमें हमारी औकात बिल्कुल क्लियर कर दी है। जिसपे मीनो कहता है कि आखिर हम क्या भी कह सकते थे। जिसके बाद उसामी
उसामी कहता है कि इस फैक्ट को जितना हो सके दबा के रखना कि सिमोरियंस इनवॉय जो कि एक एलियन है वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स के साथ रहेगी स्कूल्स और उनके मिशन में। और ये वैसे भी इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए जब तक कि उन लोगों ने इस चीज का प्रॉमिस किया है कि वो सिर्फ कंपनी ऑफिसर ही रहेंगे। जिसके बाद मीनो कहता है कि ठीक है फिर मैं ओकोत्सु सिबलिंग्स को इस जॉब पर लगा दूंगा। मुझे पता है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो काफी ज्यादा यंग है इस चीज के लिए। जिसके बाद उसामी कहता है वो सिमोरियंस इन्वेडर्स नहीं रेफ्यूजीज बन के यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद मीनो कहता है कि हमें वो पास्ट में की हुई गलती दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। पहले भी ऐसी सिचुएशंस आई थी जहाँ चीजें बिगड़ गई थी और अगर हमने वो सेम चीज की तो मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जिसके बाद मीनो समझाता है कि दुनिया ऑलरेडी अनस्टेबल है और अगर लोगों को सडनली पैरानॉर्मल या फिर कर्स्ड चीजों का सच पता चल जाएगा तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। लोग डर जाएंगे और जब लोग डरते हैं ना तब वो ज्यादा इमोशनल और अग्रेसिव डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर नेशनलिज्म बढ़ेगा और जापानीज एक आइसोलेटेड कंट्री है और अगर ये बात सामने आ गई तो वो लोग आउटसाइडर्स को डेफिनेटली रिजेक्ट करेंगे। और इसके बाद कहता है जो कंट्रीज हमें एक्चुअली में हमारे साथ दिख रही हैं वो एक्चुअली में हमारे साथ कम्पीट करने की ट्राई कर रही हैं और अगर टेंशन ऐसे ही बढ़ती रही तो धीरे धीरे सिचुएशंस कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। पहले सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे और एंड आते आते शायद ये सब एक वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जिसके बाद उसामी कहता है वॉर ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें यूका को दिखाया जाता है जिसे सब पता चल चुका है कि एलियंस यहाँ पर एक्चुअली में आ चुके हैं। जिस पर वो सुरुगी से कहती है कि तुम यार बिल्कुल नॉनसेंस बात कर रहे हो, ऐसा हो कैसे सकता है। ये मुझे उस कर्स यूजर ने ही बताया है और उसने मुझे बताया कि एलियंस यहाँ पर आ चुके हैं और ये डिप्लोमेटिक मिशंस एलियंस के साथ जापानीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि सिक्योरिटी ट्रीटी ऐसा बोलती है। और तुम मानो या ना मानो इंस्पेक्टर जनरल ने ऐसा कहा है कि वो जो एलियंस हैं वो ऐसे ट्रीट किए जा रहे हैं जैसे कि स्पेशल ग्रेड जिसकी पावर सुकुना के लेवल पर है। जिसपे यूका भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है ह्यूमन सुकुना। जिसपे सुरुगी कहता है कि वो आदमी एकदम घटिया है मुझे पता है पर हमें उसके जजमेंट पर भरोसा होना चाहिए। जिसके बाद सुरुगी कहता है कि जापानीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस काफी ज्यादा अमाउंट में बिलियंस ऑफ येन जनरेट करता है। अगर उसके जैसा आदमी ये रैकेट छोड़ने की बात कर रहा है तो ये जरूर कुछ सीरियस ही होगा। प्लस उसने जो कहा वो तुमने अपनी आंखों से खुद देखा है। जिसपे यूका कहती है तो क्या हुआ, काफी सॉर्सरर्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा अजीब दिखते हैं। जिसपे सुरुगी कहता है कि हाँ मैंने भी काफी ऐसे लोग देखे हैं जिनकी एक आंख मिसिंग है पर क्या तुमने कभी कोई ऐसा देखा है जिसकी एक आंख एक्स्ट्रा है। जिसपे यूका कहती है फिर हमें खुद ही पता लगाना होगा और खुद ही चेक करना होगा। जिसपे सुरुगी कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। उसामी ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है मारू से तो वो लोग ऐसी कोई भी इंटेल हमारे साथ शेयर करेंगे ही नहीं। जिसपे यूका कहती है तुमसे किसने कहा, हम उसामी के साथ इस चीज को कंफर्म करेंगे। जिसपे सुरुगी कहता है तो क्या तुम अब मारू से ही डायरेक्टली जाके पूछना चाहती हो, और वैसे भी मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिसपे यूका कहती है लेकिन उस बंदे का क्या हुआ जिसके जजमेंट पे तुम्हें पूरा भरोसा है। जिसके बाद ये दोनों उसी बंदे के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्होंने पुलिस से कह दिया था कि शायद उस बंदे के पास ऐसा कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सप्लोसिव साबित हो सकता है तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो बंदा इन दोनों को देख करके समझ जाता है कि ये दोनों यहाँ पर एलियंस की बात करने ही आए हैं। जिसमें सुरुगी कहता है तो अब तुम बताने ही जा रहे हो तो उससे पहले ये बताओ कि तुम्हें एलियंस के बारे में सबसे पहले पता कैसे चला। जिसपे वो बंदा कहता है बेसिकली तुम इस चीज को समझ जाओ कि अगर कोई भी चीज ऑनलाइन है तो उसको लीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, स्पेशली अगर वो चीज गवर्नमेंट ऑफिस में रखी है तो उनके सिस्टम इतने ज्यादा बेकार हैं और अब तो एआई भी आ चुका है। कायदे से तो उन लोगों को पेपर्स पे रिकॉर्ड रखने चाहिए अगर उन लोगों से डिजिटल सिस्टम संभलते ही नहीं है तो। और जिन एलियंस की तुम बात कर रहे हो वो अपने आप को सिमोरियंस कहते हैं। जिसपे यूका कहती है एक मिनट रुको, इस सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हें ये कैसे पता चला कि एक्चुअल में एलियंस ही हैं। जिसके बाद वो बंदा कहता है और मैं ये सोच रहा था कि तुम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हो, तुम लोग पैरानॉर्मल के साथ अपनी डेली लाइफ में वर्क करते हो लेकिन सेम टाइम पर तुम डिनाई भी कर रहे हो कि पैरानॉर्मल जैसी चीज होती ही नहीं है। जिसपे सुरुगी कहता है हमें सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहिए कि एलियंस एक्चुअली में धरती पर आ चुके हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं। इसमें वो बंदा बताता है कि एक मदरशिप है जिसमें 50,000 सिमोरियंस इस कंट्री पर आने का इंतजार कर रहे हैं। जिससे सुनने के बाद वो दोनों भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि 50,000 सिमोरियंस पृथ्वी पर आने के लिए रेडी बैठे हैं। जिसपे सुरुगी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्पेसशिप हमारे सर के ऊपर ही घूम रही है और हमें पता भी नहीं चला। जिसपे वो बंदा कहता है एक बैरियर टेक्निक जो कि बिल्कुल एक कर्टेन की तरह काम करती है, या हो सकता है वो कोई एडवांस एलियन टेक हो जो हमें अभी तक पता ही नहीं है। लेकिन जो कोई भी हो उन्होंने स्पेस ट्रेवल किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। जिसपे सुरुगी कहता है वो 50,000 अगर सारे के सारे जुजुत्सु यूज कर सकते हैं तो हम उन लोगों से डील कैसे करेंगे। जिसपे वो बंदा कहता है कि वैसे तो वो एलियन सेल्फ सफिशिएंट है पर एक ना एक टाइम पर उन्हें सप्लाई की जरूरत जरूर पड़ती होगी।
और वो सप्लाई होने वाली है कल रात 8 बजे कुरुमाया हाईलैंड्स में नागानो प्रीफेक्चर के पास। अगर कोई ऐसी टेक्निक है जो स्पेसशिप को इनविजिबल बनाती है तो वहाँ पर एक ऐसा चांस हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो वहाँ पर वीक पड़ जाए और उसी टाइम पर एक अच्छा सॉर्सरर उसको देख भी पाएगा जब तक कि उस स्पेसशिप के अंदर सप्लाईज लोड हो रहे होंगे। तो तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और खुद ही चेक करना चाहिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ। जिसके बाद सुरुगी और यूका उस बंदे की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों आपस में बात करते हैं कि हमें स्पेसशिप कहाँ से दिख सकती है। जिसके बाद यूका की नजर पड़ती है उसी रिंग पर जिस पर सुरुगी कहता है कि मैं इसको वापस नहीं देने वाला। तीनों क्लैंस ने ग्रैनी को एकदम फेलियर की तरह ट्रीट किया था बट उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी पावर से उनका मुंह बंद कर दिया। जिसमें सुरुगी इन चीजों को इग्नोर करके कहता है कि मैं उनकी तरह ही पावरफुल बन के दिखाऊंगा। तभी वहाँ अचानक से काफी ज्यादा रोशनी आना स्टार्ट हो जाती है। तभी यूका को नजर आती है वो स्पेसशिप जिसे देख करके सुरुगी भी कहता है कि लगता है एलियंस सच में आ चुके हैं और लगता है वही वो स्पेशल ग्रेड है जो रियोमन सुगुना के लेवल पे है। ग्रैंडपा, ग्रैनी और बाकी सब ने मिलकर के रियोमन सुगुना को हराया था। मुझे नहीं पता एलियंस अर्थ पर क्यों आए हैं, लेकिन अब जो भी हो ये हमारे ऊपर और जुजुत्सु सॉर्सरर्स के ऊपर है कि हम इसका ध्यान रखें। लेकिन अब जब ग्रैंडपा और ग्रैनी दोनों जा चुके हैं तो हम लोगों का तो कोई चांस ही नहीं है। जिसके बाद हमें मारू उसी लोकेशन पर दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रदर से मिलने वहाँ पर आया हुआ है और वो उससे बोलता भी है कि क्रॉस मिले हुए काफी टाइम हो गया। जिसपे क्रॉस कहता है कि मारू वापिस चले जाओ जहाँ से आए हो और अर्थलिंग्स के साथ रहो। जिसमें मारू कहता है कि हाँ पर अभी इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है। जिस पर क्रॉस कहता है क्या मतलब तुम्हारा। जिसमें मारू कहता है कि मेरा मतलब अर्थलिंग्स बिल्कुल हमारी ही तरह हैं, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी। जिस पे क्रॉस कहता है कि जब तक तुम्हें खुद ना पता चले कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये बिल्कुल मीनिंगलेस है और वैसे भी तुम कौन होते हो ये चीज डिसाइड करने वाले। और लगता है हमारे ओपिनियन इस चीज पर भी अलग हैं और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लोग सही हैं तो प्रॉपर एविडेंसेस को कलेक्ट करो और हमारे सामने पेश करो, यही तुम्हारी जॉब है। जिसमें मारू कहता है कि क्या तुम शिप के अंदर वापस नहीं जाने वाले। जिस पर क्रॉस कहता है कि मुझे कुछ और काम है। जिसपे मारू कहता है कि अगर तुम शिप पर नहीं जा रहे तो कल हम ब्रेकफास्ट करने के लिए साथ में जा सकते हैं। मुझे यहाँ के सॉर्सरर्स ने कुछ ऐसी जगह दिखाई है जहाँ पर खाना काफी अच्छा मिलता है। जिस पर क्रॉस कहता है मैं बिजी हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सुरुगी को और ये दोनों वापस आ रहे होते हैं। और जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मारू को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग पर खड़ा होकर के बस देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से सुरुगी आता है और उससे पूछता है कि मारू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहोगे तो लोग सोचेंगे तुम यहाँ से कूदने का सोच रहे हो और वो पुलिस को फोन कर देंगे। तुम्हारे प्लेनेट पर कोई रूल्स वगैरह नहीं है क्या। जिस पर मारू कहता है मेरे से बात मत करो और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सुरुगी कहता है इस बंदे की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। बाकी अगर तुम चाहते हो मैं इसके आगे के चैप्टर्स भी कवर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।